एवरीवन, वेरी वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अब डिस्कस करेंगे ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, यानी कि पिछली वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस किया था उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में हम सब कुछ फाइनल तरीके से डिस्कस कर लेंगे, यानी कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं उनको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि आप लिटरेरी टर्म्स को सीखें नए तरीके से, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे आपको लिटरेरी टर्म मिलेगा वो है यहाँ पे एक्ट। ठीक है, अब बेसिकली एक्ट होता क्या है, ऐसे समझिए कि एक ड्रामा होता है। ठीक है, ये ड्रामा पूरा एक पार्ट हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट हो गया, ड्रामा हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको डिवाइडेशन मिलेगा एक्ट का। ठीक है, तो एक्ट इसी के अंदर आएगा और एक्ट के अंदर आएगा एक सीन। ठीक है, सीन आएंगे इसके अंदर। देखिए सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पे, ड्रामा। ठीक है, ड्रामा, देन उसके बाद हो गया एक्ट, और एक्ट के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सीन। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि एक्ट क्या होता है। तो एक्ट जो होता है वो मेजर डिवीजन होता है ड्रामा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असाइड क्या होता है, असाइड क्या होता है ड्रामा में, असाइड क्या होता है बेसिकली, एक जो असाइड का रोल होता है, असाइड एक फिल्म का एक स्क्रिप्ट में रखा जाता है, ये रोल होता है। असाइड इज अ शॉर्ट स्पीच डायरेक्टेड टू द ऑडियंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बोलता है वहां पे एक्टर जो है, वो जो बात बोलता है वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है, और वहां पर कोई अगर स्टेज पे कैरेक्टर है तो उसको वो चीज नहीं सुनाई देती है। देखा होगा आपने, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर आपके सामने है कि ये इंसान जो कुछ भी बोल रहा है वो सिर्फ सामने वाला कोई टीवी में बात कर रहा है या किसी से बात कर रहा है, वहां पे उसको सुनाई दे रहा है। बाकी ये सब अपने अपने काम में बिजी हैं, इन इन सबको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये जिसको जो चीज जिसको बताना चाहता है उस तक ही वॉइस पहुंच रही है। ठीक है, यानी कि ऑडियंस तक ही वॉइस पहुंच रही है, बाकी स्टेज पे कैरेक्टर्स जो भी हैं उनसे उसको नहीं मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म यहाँ पे देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब बेसिकली ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो राइटर खुद लिखता है। ठीक है, राइटर खुद अपने लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको लिखता है। ठीक है, तो वो राइटर के द्वारा खुद लिखी होती है। जैसे कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसको महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अनदर साइड अगर हम बायोग्राफी की बात करते हैं, तो बायोग्राफी जो है वो किसी के बारे में कोई और लिखता है। ठीक है, अनदर पर्सन किसी के बारे में लिखता है। ठीक है, बायोग्राफी इज द ट्रू अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ, यानी कि बट इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना कि बायोग्राफी में आपको जो भी ट्रू इवेंट्स है, ट्रू अकाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पर्सन की आप बायोग्राफी लिख रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में जो सच्ची है उसकी घटनाएं हैं उन्हीं को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि आप उसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बायोग्राफी क्या है, किसी भी पर्सन का कोई और जब दूसरा पर्सन उसके जीवन के बारे में लिखता है तो वही बायोग्राफी बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो बायोग्राफी है वो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम सी जेरी ने लिखा है। ठीक है, तो ये इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद नहीं लिखा, इनके बारे में रिसर्च किया है मैक्सिमम सीजेरी ने, और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपने मतलब कोई मूवीज वगैरह देखा होगा तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ, हम उसमें मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा मेन कैरेक्टर है, कौन सा माइनर कैरेक्टर, कौन सा स्टैटिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो उन्हीं को हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर। ठीक है, अब मेन कैरेक्टर क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स आर द मोस्ट
इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, उनका इम्पोर्टेंट किरदार होता है। जैसे कि आपने डीडीएलजे मूवी में देखा होगा कि यहाँ पे काजोल और शाहरुख का जो रोल है था वो मेन कैरेक्टर थे, ठीक है। मेन कैरेक्टर पे ही स्टोरी फोकस थी, यानी कि ये जो डीडीएलजे मूवी थी ये एक लव स्टोरी थी, और ये लव स्टोरी किस पे फोकस थी, तो ये थी काजोल एंड शाहरुख के ऊपर, ठीक है, यानी कि सिमरन और राहुल के ऊपर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे माइनर कैरेक्टर के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो माइनर कैरेक्टर द लेस प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क आर नोन एज द प्रोमिनेंट माइनर कैरेक्टर। माइनर कैरेक्टर सपोर्ट द प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो माइनर कैरेक्टर जैसे कि अमरीश पुरी, ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इन दोनों के मिलने में, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी मदर मिलेगी जो इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी काजोल को, ठीक है। और इस तरीके से जो इसका ये दोस्त था जो जिसके साथ काजोल की वेडिंग फिक्स हुई थी, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मिल के क्या करते हैं, प्लॉट को रन करने में मदद करते हैं, ठीक है, स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ये समझिएगा आप, ठीक है। तो इनसे आपको इस पूरे जो ये मैंने यहाँ पे फिगर डाला था, तो इसका पर्सपेक्टिव यही था कि मैं आपको मेन कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बता दें, ठीक है। देखिए माइनर कैरेक्टर पे जो है वो स्टोरी सेंटर्ड नहीं होती है, ठीक है, सेंटर्ड होती है इन्हीं के ऊपर, मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, लेकिन इनकी हेल्प की वजह से ये हम स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हम माइनर कैरेक्टर्स को रखते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे डायनेमिक कैरेक्टर क्या होता है और स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। और डायनेमिक कैरेक्टर इज वन हु अंडरगोज इंपॉर्टेंट चेंजेस एज द प्लॉट अनफोल्ड्स, ठीक है। यानी कि डायनेमिक कैरेक्टर वो है जो टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। Changes occurs because of his or her actions and experience in the story, ठीक है। यानी कि कोई लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन उसके साथ उसको बाद में रियलाइज होता है कि उसके साथ चीजें तो बुरी हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके में कुछ चेंज आए, वो जो एक्सपीरियंस कर रही है उसकी वजह से कोई चेंज आए। द चेंज इज यूजुअली इंटरनल एंड मे बी गुड और बैड, ठीक है। चेंजेस गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर यूजुअली तो नॉट ऑलवेज डायनेमिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो जरूरी नहीं कि मेन कैरेक्टर ही डायनेमिक कैरेक्टर हो, ठीक है। डायनेमिक कैरेक्टर कोई और भी हो सकता है प्ले के अंदर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सेवरल चेंज, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी विलेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विलेन होते हैं, बहुत सारे विलेन होते हैं ऐसे जो जिनको बाद में रियलाइज हो जाता है कि नहीं, उन्होंने उन्होंने चीजें गलत किया है, ठीक है, वो मतलब जिस जिस तरीके से उसके बारे में सोच रहे थे वैसा वो नहीं था, ठीक है, तो उनको रियलाइज होता है तो पश्चाताप होता है। तो वही है डायनेमिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर्स में आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, वो चेंज होता है जैसे जैसे आपका प्लॉट रन करता है, ठीक है। उस तरीके से आप समझिएगा। स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है, स्टैटिक कैरेक्टर जो होता है वो सेम होता है, पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, आपको वो बंदा जैसा था वो वैसा ही दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। द कैरेक्टर में एक्सपीरियंस इवेंट्स एंड इंटरैक्ट विद अदर कैरेक्टर बट दे आर नॉट चेंज बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन ये बंदा यहाँ पे चेंज नहीं रहेगा, ये स्टैटिक यानी कि अपने रोल पे ये एक तरीके से क्या रहेगा, स्टक रहेगा, ठीक है। यानी कि ये एक ही जगह पे ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो स्टार्टिंग से करता आ रहा, ठीक है। उसमें कोई भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा किसी भी इमोशन का, वो जैसा का है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है। राउंड कैरेक्टर इज वन हु इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डेवलप्ड, ठीक है। यानी कि ये जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझ नहीं सकता कोई, ठीक है। यानी कि कब ये चेंज हो जाए, इसको कब इसके अंदर कौन सा मूवमेंट हो जाए ये नहीं पता होता है, ठीक है। हैविंग अ वैरायटी ऑफ ट्रेट्स एंड डिफरेंट साइड्स टू हिज और हर पर्सनैलिटी, सम ऑफ द ट्रेट्स में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके से पर्सनालिटी के स्टेट्स यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, और जो कि इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। राउंड कैरेक्टर टेंड्स टू डिस्प्ले स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अ फुल रेंज ऑफ इमोशन, ठीक है।
यहाँ पे आपको राउंड कैरेक्टर में सारे तरीके के यहाँ पे आपको इमोशन यहाँ पे दिखाई देंगे राउंड कैरेक्टर में। राउंड कैरेक्टर का एक परफेक्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो वो हो सकता है, जैसे कि डीडीएलजे की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर था, देखिए वो कैसे मतलब शुरुआत में कैसा था, फिर जाके लास्ट में वो किस तरीके से अब मतलब मान जाता है अपनी जो डॉटर है उसकी शादी करने के लिए। मतलब जिसको वो पसंद करती थी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। तो ये होता है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर जो होता है वो प्लॉट के साथ-साथ डेवलप करता रहता है, ठीक है? अ, अब यहाँ पे आएगा फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है? फ्लैट कैरेक्टर इज़ नॉट हाइली डेवलप्ड, ठीक है? ये बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नहीं होता। फ्लैट कैरेक्टर इज़ वन sided, ठीक है? ही और शी यूजुअली हैज़ वन आउटस्टैंडिंग ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक और रोल, ठीक है? यानी कि इनके पास एक कोई खास विशेषता होती है जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं। Flat character exist mainly to advance the plot, displaying only the traits needed for their limited roles, ठीक है? माइनर कैरेक्टर आर यूजुअली फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है? फ्लैट कैरेक्टर जो होते हैं उनमें कोई एक विशेषता होती है, जैसे कि हम यहाँ पे माइनर कैरेक्टर की जब बात कर रहे थे तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो वहां पे उस लड़की का फादर था तो वो वहां पे एक स्ट्रिक्ट फादर का रोल कर रहा था, ठीक है? मदर किस लिए एग्जिस्ट कर रही थी, मदर जो थी वो काफी ज्यादा मतलब अपनी अपनी डॉटर को काफी ज्यादा प्यार कर रही थी, लव के लिए, ठीक है? लव एंड सपोर्ट के लिए वो एग्जिस्ट कर रही थी वहां पे, ठीक है? अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जो उसके साथ जो इंगेजमेंट होती है, जो उसका हस्बैंड होता है, ठीक है? वो यहाँ पे एक इसकी वजह से प्लॉट आगे बढ़ा, ठीक है? यानी कि अगर वो सीन होता नहीं तो मतलब वो चीजें बाहर भी नहीं निकल के आ पाती कि हाउ मच लव सिमरन राहुल, ठीक है? तो वो नहीं निकल के आ पाती, इसलिए वो सिनेरियो वहां पे डाला गया था। तो फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब आता है यहाँ पे क्लाइमैक्स, ठीक है? अब क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स जो होता है किसी प्लॉट के अंदर, द क्लाइमैक्स इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटरेस्ट और टेंशन, ठीक है? यूजुअली द क्लाइमैक्स इज point in the story which occurs after the reader has understood the conflict and become emotionally involved with the character, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो ये हीरोइन थी और हीरो था, अब हम सबको पता चल गया कि भाई ये दोनों एक एक दोनों दोनों के साथ एक दूसरे के बिलोवेड हैं, ठीक है? लेकिन इनके इनकी इनकी मैरिज नहीं हो पा रही इनके फैमिली प्रेशर की वजह से, ठीक है? अब हम सबको रीडर्स जो थे, ऑडियंस जो थे, उनको ये पता चल गया, ठीक है? अब यहाँ पे राइटर क्या करता है, टर्न लेता है, कुछ टर्निंग पॉइंट लेता है और आखिरी में क्या करता है, यहाँ पे फादर को लेके आता है और फादर यहाँ पे मान जाते हैं, ठीक है? फादर यहाँ पे मान जाते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का रीयूनियन हो जाता है, ठीक है? यानी कि यही होता है क्लाइमैक्स, ठीक है? और ये एंडिंग पार्ट होता है हमारे प्लॉट का, ठीक है? क्लियर? यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे लास्ट में जाके डीडीएलजे में आपको रीयूनियन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है कॉमिक रिलीफ, ठीक है? कॉमिक रिलीफ क्या है? कॉमिक रिलीफ कंसिस्ट ह्यूमरस सीन, इंसिडेंट और स्पीचेस दैट आर इंक्लूडेड इन अ सीरियस ड्रामा टू प्रोवाइड अ रिडक्शन इन इमोशनल इंटेंसिटी, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एक इमोशनल सीन चलता रहता है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, जो ऑडियंस या रीडर होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, ठीक है? तो वहां पे जो राइटर होता है वो क्या करता है, एक कॉमिक रिलीफ डाल देता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जो थ्री इडियट में जो चतुर की स्पीच थी वो क्या करती है, एक कॉमिक रिलीफ का काम करती है और हम जो पिछला जो भी इसमें सैडेस्ट हुआ था चीजें वो यहाँ पे भूल जाते हैं और हम इसकी स्पीच पे को इंजॉय करने लगते हैं। तो वही होता है हमारा कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ बेसिकली क्या करता है, वो टेंशन से ब्रेक देता है, टेंशन से एक रिलीफ देता है, ठीक है? इट अलाउज एन ऑडियंस टू प्रिपेयर इमोशनली फॉर इवेंट टू कम, ठीक है? और वो मतलब इवेंट जो आने वाला है उसके लिए वो ऑडियंस को तैयार करते हैं, ठीक है? इस तरीके कॉमिक रिलीफ को डालते हैं। देखिए जॉनी लीवर का कैरेक्टर हो गया या फिर बहुत सारे जो कॉमेडियन होते हैं उनका क्यों मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो मूवीज में जाके कॉमिक रिलीफ का रोल प्ले करके एक मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं स्टेज पे, ठीक है? यानी कहानी के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लिरिक पोएम व्हिच अ स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट और एब्सेंट लिसनर
in a moment of high intensity or deep emotion as if engaged in private conversation। ठीक है, यानी कि अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग वैसे ही जैसे कि आप और हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके और हमारे बीच में ही वो बात रहेगी, ठीक है। वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये मतलब इमेजिन किया जाता है कि हाँ, वो लिसनर यहाँ पे है, ठीक है, और हम उससे वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसी को वो बात सुनाई पड़ रही है, जो कि काफी ज्यादा डीप इमोशन से निकली हुई बात होती है। जैसे कि यहाँ पे हिचकी मूवी में आपको एक डायलॉग मिलेगा कि स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती, ठीक है। अब ये इसका बहुत ही डीपर मीनिंग है, यानी कि आप जो एग्जाम सोचते हैं कि अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं तो उससे जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको नए नए टेंशन, नए नए एग्जाम्स रोज देने पड़ेंगे, ठीक है, जिनका रिजल्ट क्या आएगा, कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा, ये आपको नहीं पता होता। तो बेसिकली यही है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे एलेजी, ठीक है। एलेजी क्या है? एन एलेजी इज एन एक्सटेंडेड मेडिटेटिव पोएम इन विच द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ ऑफन इन ट्रिब्यूट टू अ पर्सन हु हैज डाइड रिसेंटली, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एलेजी होती है वो एक तरीके से इमोशनल और पेनफुल पोएम होती है, जो कि वो जो राइटर होता है या पोएट होता है डेडिकेट करता है किसी अपने खास इंसान को, उसकी पोएम लिखता है, ठीक है, उसकी याद में वो पोएम लिखता है, उसी को कहते हैं एलेजी, ठीक है। एलेजी किसी की डेथ पे लिखी जाती है, यानी कि डाइड पर्सन की मेमोरी में ये पोएम लिखी जाती है, ठीक है। एपिक क्या है? एंड एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है। एपिक क्या होता है? जैसे महाभारत हो गई, ठीक है, महाभारत क्या है ना, एक एपिक है, ठीक है। मतलब महा एपिक मतलब हो गया महाकाव्य, ठीक है, जो बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम। अगर लॉन्ग नैरेटिव क्या हो गया, उसमें एक आपने देखो जब महाभारत स्टार्ट हो रही होती है तो वहां पे एक स्पीकर आता है, वो कहता है मैं समय हूँ, ठीक है, वो बोलता रहता है, वहां बीच बीच में वो आता है, बताता है, ठीक है, और वही होता है एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, किसी सीरियस सब्जेक्ट पे ये बेस्ड होती है, ठीक है। बट ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज लिटरेचर इन विच यहाँ पे प्लॉट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्शन होंगे, डायलॉग होगा, डिक्शन होगा, सेटिंग होगी, तो इस तरीके की जब बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे तो उसको हम ड्रामा कह देते हैं, जो कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देखिए ड्रामा में क्या क्या आएगा, ड्रामा में आ जाएगा स्टेज प्लेस, रेडियो प्लेस, मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स आर टाइप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। ड्रामा, हेजी एंड यहाँ पे आपको एपिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एपिलॉग क्या होता है, ठीक है। एपिलॉग एंड एपिलॉग इज अ शॉर्ट एडिशन एट द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क, ठीक है, यानी कि जब कोई वर्क खत्म होता है या कोई मूवी खत्म होती है तो उसमें लास्ट में आपको एक मैसेज मिलेगा, ठीक है। वो मैसेज और कुछ नहीं, वो एपिलॉग होता है, ठीक है। वो बताता है कि अगर मैसेज जो मिलेगा वो बताता है कि इन चीजों पे इसका जो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली वो किस वजह से देखने को मिली, एक तरीके से एक कंक्लूजन आपको निकाल के देगा उस वर्क का, ठीक है। वही है एपिलॉग। एपिलॉग कहाँ मिलेगा? एपिलॉग आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है। एपिथेट क्या होता है? एन एपिथेट इज अ ब्रीफ फ्रेज दैट पॉइंट आउट ट्रेट्स एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। आपने एक फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। अब बताइए कि मुन्ना भाई एमबीबीएस यानी कि ये क्यों उसका नाम था, जबकि उसका नाम था मुरली प्रसाद शर्मा। उसको मुन्ना भाई क्यों बोलते थे? बिकॉज वो गुंडागर्दी करता था, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? उसका नाम रख दिया गया मुन्ना भाई, ठीक है। तो मुन्ना भाई क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक गैंगस्टर की इमेज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो मुन्ना की इमेज है वो पूरा का पूरा इस पे लागू हो रहे थे मुरली प्रसाद शर्मा पे, इसलिए हमने उसका निक नेम क्या रख दिया? मुन्ना भाई। तो बेसिकली एपिथेट क्या है? एपिथेट ये है कि किसी इंसान का हम कोई निक नेम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फैंटेसी क्या होता है, ठीक है। फैंटेसी द टाइप ऑफ फिक्शन दैट इज हाईली इमेजिनेटिव एंड पोर्ट्रेस इवन सेटिंग और कैरेक्टर्स दैट आर अनरियलिस्टिक, ठीक है। यानी कि ऐसा फिक्शन जो मतलब
रियलिस्टिक ना हो, ऐसी चीजों का, सुपर नेचुरल चीजों का, सुपर ह्यूमन पावर्स का उसमें आपको यूज होता दिखाई पड़ेगा, वो है यहाँ पे फैंटेसी। देखिए फैंटेसी मूवीज भी बनती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मूवी थी जिसका नाम था ब्यूटी एंड बीस्ट, बीस्ट करके था, बीस्ट एंड ब्यूटी ऐसे करके कोई मूवी थी। तो जिसमें ये देखिए क्या ऐसा मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ब्यूटी एंड बीस्ट, ठीक है, लड़की बहुत सुंदर है, क्या वो किसी मतलब ऐसे इंसान को रियल लाइफ में प्यार कर सकती है जो बहुत ज्यादा डरावना हो, ठीक है, और या फिर इतना डरावना इंसान क्या उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो ये सुपर नेचुरल चीजें आपको ये फैंटेसी फैंटेसी मूवीज का है, और इसमें आप देख सकते हैं कैसे मतलब ये सुंदर सी लड़की और ये बीस्ट के प्यार में पड़ जाती है आगे चल के। तो ये एक फैंटेसी मूवी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जा सकता है। यहाँ पे आपको सुपर नेचुरल पावर इसके अंदर दिखाई पड़ेंगे, ये मतलब आम इंसानों से काफी ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और इसके यहाँ पे महल अजीब सा दिखाई देगा जो मतलब अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो चीज है फैंटेसी। तो फैंटेसी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे होप सो क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्लैशबैक, ठीक है, फ्लैशबैक इज एन अकाउंट ऑफ कन्वर्सेशन, एन एपिसोड और एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, ठीक है, यानी कि जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हमने देखा होगा कि एक इंसान बैठा बैठा मतलब कुछ सोच रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो चीजें चल रही होती, हमको लग रहा है तो होता है कि कोई मूवी चल रही होती, लेकिन जब हमको बाद में पता चलता कि नहीं ये तो इसका सपना था, ठीक है, तो वही है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में क्या होता है, वो अपनी पुरानी यादों को सोचता है, फिर जो उसके साथ पहले चीजें हुई हैं, चाहे वो चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई हो, तो उनको वो सोचता है, वही है हमारा फ्लैशबैक, यानी कि पीछे चले जाना, ठीक है। अब फॉइल क्या है, ठीक है, a foil is a character who provides a striking contrast to another character, ठीक है, कुछ कुछ होता फिल्म में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये टीना है और ये अंजलि है, ठीक है, दोनों ही अच्छी गर्ल्स हैं, ठीक है, दोनों ही अच्छी ह्यूमन बीइंग गर्ल्स हैं, ठीक है, बट इन दोनों में क्या है कि ये एक टॉम बॉयज पर्सनालिटी है, ठीक है, टॉम बॉयज पर्सनालिटी, और अनदर साइड आपको टीना दिखेगी एक ब्यूटीफुल लड़की, ठीक है, जिसका अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, और दोनों में अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको लगेगा कि टीना की कुछ क्वालिटीज अगर यहाँ पे अंजलि के अंदर होती तो वो ज्यादा अच्छा होता, या अंजलि की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टीना में होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस तरीके से दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दूसरे का कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जॉनर क्या होता है। द टर्म जॉनर रेफर्स टू अ कैटेगरी इन विच अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज क्लासिफाइड, ठीक है, यानी कि जब हम किसी वर्क को कह देते हैं कि ये पोएट्री है, ये ड्रामा है, ठीक है, ये फिक्शनल वर्क है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, ठीक है, तो वो हम क्यों कहते हैं, ठीक है, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको कैरेक्टराइज किया गया है, उस कैरेक्टराइजेशन जिस प्रोसेस से किया जाता है उसको हम जॉनर बोलते हैं, ठीक है, तो जॉनर भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हाइकू क्या है, ठीक है, हाइकू इज अ फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री, ठीक है, जापानीज पोएट्री की एक फॉर्म होती है जिसमें आपको 17 सिलेबल दिखाई देंगे जो कि अरेंज होंगे 3 लाइन्स में, ठीक है, आपको पहली लाइन में यहाँ पे 5 सिलेबल दिखाई देंगे, देखिए 5 सिलेबल, दूसरी लाइन में आपको दिखाई देंगे 7 सिलेबल, और तीसरी लाइन में आपको 5 सिलेबल फिर दिखाई देंगे। देखिए हार्वेस्ट मून, ठीक है, अब देखिए हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मून, ठीक है, मून, तो यहाँ पे 5 सिलेबल हो गए। वो इसी तरीके से आप काउंट कर लीजिएगा, जैसे जैसे जहां जहां पे आपका साउंड ब्रेक होगा वो आपका एक सिलेबल बनेगा, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबल को काउंट करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कितना ब्रेक लेना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे हार्वेस्ट बोलते हैं, हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेक करके बोलते हैं, तो वो हमारा एक पार्टिकुलर सिलेबल बन जाता है, ठीक है। द रूल ऑफ हाइकू आर वेरी स्ट्रिक्ट, और आपको ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो आप हाइकू जापानीज फॉर्म को यूज करेंगे पोएट्री में, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आपको सबसे जरूरी चीज है कि हाइकू में आपको 17 सिलेबल याद रखना है,
3 लाइन्स होती हैं जिसमें आपको फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल एंड तीसरी लाइन में 5 सिलेबल आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? क्लियर? अब देखिए लिरिक पोएट्री क्या होती है? लिरिक पोएम इज अ शॉर्ट पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एक्सप्रेसेस पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है? ये बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपने पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, ठीक है? मेमोयर क्या होती है, ठीक है? अ मेमोयर इज अ फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इन व्हिच अ राइटर शेयर्स हिज और हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और पीपल्स, ठीक है? यानी कि आप जो मेमोयर होता है वो होता है संस्मरण, ठीक है? संस्मरण में क्या होता है कि जो राइटर होता है या कोई पर्सन होता है उसकी जिंदगी का कोई ऐसा पार्ट जो उसको आजीवन याद हो जाए, लाइफ टाइम उसकी एक मेमोरी बन जाए, तो उसको जब वो लिखता है, बताता है तो वही वो मेमोयर कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे माइस एंड सीन, ठीक है? माइस एंड सीन इज अ टर्म फ्रॉम द फ्रेंच, ठीक है? वो फ्रेंच से ये टर्म आया दैट रेफर्स टू वेरियस फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन सच एज लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, सीनरी, मेकअप एंड प्रॉप्स, ठीक है? यानी कि जब आप किसी ड्रामा में देखते हैं वहां पे एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको लाइटिंग दिखाई पड़ेगी, नए नए कॉस्ट्यूम्स दिखाई पड़ेंगे, सीनरी दिखाई दिखाई पड़ेगी, मेकअप दिखाई पड़ेगा, डरावना मेकअप हो सकता है, चुड़ैल का मेकअप हो सकता है, ब्यूटीफुल गर्ल का मेकअप हो सकता है, तो ये सब जिसके अंदर कर आते हैं, जिस टर्म से इसको हम डिफाइन करते हैं वो है होगा माइस एंड सीन, ठीक है? तो माइस एंड सीन का मतलब यही है कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, ड्रामेटिक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है? नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन इज राइटिंग दैट टेल्स अबाउट रियल पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट, ठीक है? नॉन फिक्शन में आपको कुछ भी बनावटी नहीं मिलेगा, जो भी रियल चीजें हैं, रियल प्लेसेस है, उनको वहां पे इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा वो है नॉवेल। नॉवेल इज एन एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन लाइक अ शॉर्ट स्टोरी। अ नॉवेल इज एसेंशियली द प्रोडक्ट ऑफ राइटर्स इमेजिनेशन बिकॉज अ नॉवेल इज कंसिडरेबली लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है? यानी कि जो नॉवेल होती है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है, ठीक है? लॉन्गर होती है, ठीक है? अ नॉवेलिस्ट कैन डेवलप अ वाइडर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे, जो मेन कैरेक्टर हो सकते हैं, माइनर कैरेक्टर, फाइल कैरेक्टर, ठीक है? स्टैटिक कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको प्लॉट्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको कई सारे एक्ट्स भी दिख सकते हैं। तो ये चीज होती है नॉवेल में, ठीक है? तो नॉवेल एक लॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है? अब अगर हम बात करें नोवेला क्या है, ठीक है? नोवेला इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट इज लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवेल, ठीक है? अब नोवेला क्या होता है? ये यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी से तो बड़ा होता है, शॉर्ट स्टोरी से काफी ज्यादा बड़ा होता है, बट ये नॉवेल से छोटा होता है, ठीक है? ये नॉवेल इतनी बड़ी, ठीक है? ये नोवेला, ठीक है? नोवेला, ये नॉवेल, और ये हो गई हमारी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है? शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यानी कि जो नॉवेला है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है बट नॉवेल से छोटा होता है, ठीक है? ये चीज है, और ये एक फिक्शनल वर्क होता है, ठीक है? फिक्शनल फॉर्म होती है नॉवेल की। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा पैरालेलिज्म, ठीक है? पैरालेलिज्म इज द यूज ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन टू एक्सप्रेस आइडियाज दैट आर रिलेटेड टू इक्वल इन इम्पोर्टेंस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? पैरालेलिज्म जो होता है, यहाँ पे सिमिलर ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, ठीक है? यानी कि अब यहाँ पे गो बैक टू यहाँ पर भी आया, गो बैक टू यहाँ पर भी आया, एंड गो बैक टू साउथ कैरोलिना यहाँ पर भी आया, गो बैक टू जॉर्जिया यहाँ पर भी आया, गो बैक टू ल्यूसियाना यहाँ पर भी आया, गो बैक टू, यानी कि हर जगह आपको क्या है, गो टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यहाँ पर बार बार रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। इस तरीके का अगर फॉर्म हुआ हो सेंटेंस तो उसको हम पैरालेलिज्म कहते हैं, ओके? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैरेलल प्लॉट, ठीक है? पैरेलल प्लॉट इज पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्लॉट इन विच टू स्टोरीज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेलल प्लॉट में होता है, आप जब किसी मूवी को देख रहे होंगे तो उसमें आपको देखा होगा कि 2 स्टोरीज इक्वली इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है? अब देखिए बॉडीगार्ड फिल्म में क्या होता है कि ये लड़की जो होती है इसका बॉडीगार्ड ये होता है, ठीक है? बट ये क्या करती है, इससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त से कहती है इसको कॉल करे और बात ये करने लगती है, ठीक है? इसी से, ठीक है? इसी से बात करने लगती है, फिर इसको इसके साथ प्यार हो जाता है, बॉडीगार्ड को भी इससे प्यार हो जाता है, ठीक है? बट ये जानता नहीं है कि ये वही लड़की है जो मुझसे बात करती है, ठीक है? बाद में इसको पता चलता है और इस तरीके से दोनों प्लॉट यहाँ पे रन होते हैं। एक तरफ तो ये बॉडीगार्ड बना हुआ है और साथ ही साथ ये एक लवर का भी रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम पैरेलल जो प्लॉट है उसको समझ सकते हैं, क्लियर? अब देखिए पैरोडी क्या होता है? पैरोडी इज एन इमिटेशन ऑफ अनदर वर्क, अ टाइप ऑफ लिटरेचर, ठीक है? और राइटर्स स्टाइल यूजुअली टू पोक फन, ठीक है? यानी कि अपने शब्दों से खेलने के लिए हम पैरोडी का यूज करते हैं, यानी किसी और के वर्क्स को यूज कर देते हैं, ठीक है? और किसी और का लिखा हुआ डायलॉग यूज करते हैं, जैसे कि बहुत लोग आज भी बोलते हैं, ठीक है? मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, जैसे कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, तो उसको उसको हमने क्या किया, इमिटेट कर लिया अपने डायलॉग में। तो वही है हमारा पैरोडी, यानी कि किसी के वर्क को इमिटेट करके जो वर्क लिखा जाता है वो पैरोडी में आता है, ठीक है? प्रोलॉग क्या होता है, ठीक है? प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्टरी सीन इन अ ड्रामा। Some Elizabethan plays include prologues that comments on the theme or moral points that will be revealed in the play. The prologue is a feature of all Greek dramas, ठीक है? प्रोलॉग में क्या होता है, जब आप अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले उसमें जो भी आपको थीम्स होंगी, क्या उसका प्लॉट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, वो सब किसमें बता देते हैं, प्रोलॉग में। जैसे कि आपने कैंटरबरी टेल्स का क्या है, प्रोलॉग पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा मंथ है, कितने वहां पे पिलग्रिम्स है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाता है, कौन नरेटर है, कौन जज है, कितनी स्टोरीज होने वाली हैं, तो वो प्रोलॉग में पता चल जाता है। तो प्रोलॉग क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता है हमारे वर्क का, ठीक है? क्लियर? अब sarcasm क्या होता है? sarcasm क्या होता है? sarcasm is a kind of particularly cutting irony. Generally, sarcasm is taunting use of praise to mean its opposite. ठीक है? यानी कि किसी की प्रशंसा करते हुए भी उसका मतलब जो निकले, वो मतलब उसका अपोजिट ही निकले, ठीक है? किसी को हम टॉन्ट मार दें, ठीक है? अब देखिए, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक मी, नॉट एवरीवन हैज गुड टेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए किसी पर्सन ने आपको नहीं पसंद किया, ठीक है? आपके बारे में कोई गलत राय बना ली, तो आप उसको जेनरली क्या सरकाज़म स्टाइल में आप क्या बोलेंगे, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक मी, नॉट एवरीवन हैज गुड टेस्ट, ठीक है? यानी कि आप एक तरीके से काम भी हो रहे हैं कि इट्स ओके, बट इन द लास्ट आप बता भी देते हैं कि आपके पास गुड टेस्ट नहीं, ठीक है? सटायर क्या होता है बेसिकली? सटायर इज लिटरेरी टेक्निक इन विच आइडियाज, कस्टम, बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन आर रेडिकल्ड फॉर इम्प्रूविंग सोसाइटी। यानी सटायर में आप जो सोसाइटल इश्यूज हैं उनको आप कॉमिक वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या हो, एक रिफ्लेक्शन जाए और सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कि ये जो टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी आई थी, इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि हम सटायर कर सके उस स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी पे, जहां पर औरतों को तो पर्दे में रखा जाता है, घूंघट में रखा जाता है, बट उनके लिए घर में टॉयलेट नहीं, उनको सुबह उठ के मतलब सबसे पहले जाके टॉयलेट करना पड़ता है, बाहर जाके टॉयलेट यूज करना पड़ता है। तो उनके लिए घर में घूंघट रख सकते हैं बट घर में टॉयलेट नहीं रख सकते। तो इस तरीके का जो बिलीफ सोसाइटी में बना हुआ था उसको तोड़ने के लिए ये मूवी लेके आए और इसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी हुआ और काफी ज्यादा सुधार भी हुआ। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा काफी अच्छी मूवी है, नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा। ओके, ये एक सैटारिकल मूवी है, ठीक है? अब देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होता है। A bibliography is a list of books and other materials related to the topic of context, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी, जब आप कोई थीसिस लिखते हो या फिर कोई टॉपिक आप कंप्लीट करते हो, तो वहां पे अगर आप बुक्स के नेम मेंशन करते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे बिब्लियोग्राफी हो जाता है। यानी कि आपने कहाँ कहाँ से सोर्स लिया है अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए,
तो वही जो लिस्ट बनेगी वही होगी बिब्लियोग्राफी, ठीक है। एलिनेशन क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन और आइसोलेशन, ठीक है। यानी कि इंसान की ऐसी फीलिंग जब वो एकांत में रहना चाहे, अलग रहना चाहे, ठीक है, अलगाववाद की फीलिंग आए तो वो हो जाता है एलिनेशन, ठीक है। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग इज रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर, ठीक है। एक डायलॉग और डिक्शन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है कि डायलॉग जो होता है उसके लिए आप दो या दो से अधिक पर्सन्स का होना जरूरी है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। अब डिक्शन में क्या होता है? डिक्शन एक तरीके से चॉइस ऑफ वर्ड्स है, या फिर ये फॉर्मल वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर इनफॉर्मल वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, कॉलोquial लैंग्वेज हो सकती है, रजिस्टर लैंग्वेज हो सकती है, कई तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायलॉग एंड डिक्शन क्या है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप जाके प्ले स्टोर पे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा ऐप वहाँ पे सर्च करिएगा और वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऐप में पीडीएफ मिल जाएगा। सो इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।